भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी अपने काम पर भिड़ जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। पंकज, रेलवे स्टेशन पर जाकर देख लो बेटा, मामा मामी आ गए होंगे। क्या बताऊं, इस घर की सारी जिम्मेदारियां लगता है मेरे ऊपर ही हैं, कोई सुनता ही नहीं है। बिटिया की शादी क्या है, पूरे घर का जैसे भार मेरे ऊपर ही आ गया है। बहू भी कोई काम की नहीं है मेरे। अजी सुनते हैं, थोड़ा जाकर देख लो खाना पीना कैसा बन रहा है। शांति, भैया आप आ गए? हाँ शांति। और भाभी कहाँ है? हाँ वो भी आ रही है, बहू और उर्मिला दोनों आ रही हैं। अरे भैया, भाभी और आप अकेले ही आ जाते, बहू को लाने की क्या जरूरत थी। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम जीजी, खुश रहिए भाभी। जाओ बहू रानी अंदर जाओ। जी बुआ जी। भाभी, माना कि भैया को उतनी दुनियादारी की समझ नहीं है, लेकिन आपको तो है ना। अरे क्या हुआ जीजी, आपको पता होना चाहिए मेरे घर में मेरी बिटिया की शादी है और आप अपनी विधवा बहू को मेरे घर में लेकर आ गई। ये क्या कह रही हैं जीजी आप? मैं क्या गलत बोल रही हूँ भाभी, आप ही बताइए। मेरे घर में शुभ काम होने जा रहा है और आपने अपनी विधवा बहू को मेरे घर पर लाकर अपशगुन कर दिया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मधु? मधु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो सारी सच्चाई पता है ना। क्या सच्चाई भैया? मुझे अच्छे से पता है। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे भतीजे को खा गई आपकी उल्टा बहू, और शादी के 2 महीने बाद अपने बाप को खा गई। जीजी, क्या आपने यहाँ हमें 4 बातें सुनाने के लिए बुलाया है? देखो मधु, तुम्हें अच्छे से पता है हमारा बेटा फौज में था। शादी के 2 दिन बाद ही हमारे बेटे को ड्यूटी में वापस बुला लिया गया। सीमा पर युद्ध छिड़ा था, जिसके कारण उसे 2 दिन बाद ही जाना पड़ा, और दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए हमारा बेटा शादी के 4 दिन बाद ही शहीद हो गया। अब उसमें भला बेचारी मेरी बहू की क्या गलती है? हाँ जीजी, और रही बात बहू के पिताजी की, तो उन्हें तो पहले से ही 2 बार अटैक आ चुका था। तीसरी बार का अटैक वो सह नहीं पाए, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। जब देखो तब आप बहू को उल्टा सीधा ही बोलते रहते हो, फिर भी बेचारी कभी आपको पलटा कर जवाब नहीं देती। जीजी, हमारा एक ही बेटा था, उसके जाने के बाद हमारी बहू ने हमारे बेटे जैसा ही हमारा ख्याल रखा है। भगवान ने एक बेटा तो छीन लिया, लेकिन बहू के रूप में हमें दूसरा बेटा दिया है, इसलिए हम अपनी बहू को तो नहीं छोड़ सकते जीजी, क्योंकि वही हमारा सहारा है। अरे भैया भाभी, 3 सालों से आप उसका बोझ उठा रहे हैं, कब तक उसका बोझ उठाते रहेंगे आप? मधु, मैंने तो उसे कई बार बोल दिया कि अपने मायके चली जा बेटा, लेकिन वो हमें छोड़कर जाती ही नहीं है बेचारी। वो तो हमारे साथ ही रहना चाहती है, उसे हमारे साथ रहने में ही खुशी मिलती है। हमने तो उसे कितनी बार बोल दिया दीदी कि जब तेरा पति ही नहीं है जिसके साथ तेरा रिश्ता था, तो यहाँ क्या करेगी बेटा रहकर? तो उसने हमें यही जवाब दिया जीजी कि पति नहीं है तो क्या हो गया, आप लोग तो हो ना। उसने अपने मन में यही ठान लिया है कि मेरे पति देश की सेवा करने गए हैं, अब मेरी सास ससुर की सेवा करना का फर्ज मेरा है। भाभी, आपकी बहू जो फिल्मी डायलॉग मार रही है ना, ये सब फालतू की बातें हैं। अभी देखना, कुछ दिनों में आपका सब हड़प करके चली जाएगी। वो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी के कारण रह रही है। मधु, हमें तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी है। हाँ जीजी, यदि आपको हमारी बहू पसंद नहीं है तो हम भी इस घर में नहीं रुकेंगे। प्रिया बेटा। जी मम्मी जी। चलो प्रिया बेटा, हमें घर जाना है। लेकिन क्यों पापा? बेटा, तुम्हारे पापा ने बोल दिया कि तुम चलो यहाँ से, तो बस चलो। चलो बेटा। जी मम्मी जी। आज तुम्हारे कारण मेरे भैया भाभी मेरी बेटी का शादी छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है भैया भाभी, जाइए आप लोग अपनी मनहूस बहू को इस घर से लेकर। मनहूस मेरे भतीजे को खा गई, अब मेरी इकलौती बेटी की शादी बर्बाद करने के लिए आई थी इधर। मेरे भैया भाभी को भी मुझसे छुड़वा दिया इसने। हे भगवान, मेरी क्या गलती है? आपने तो मुझे इतना बड़ा जख्म दे दिया, आपने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया है भगवान कि वो कभी नहीं भर सकता। आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया भगवान, क्यों ऐसा किया? बिटिया। बाबूजी, मेरी क्या गलती है, आप बताइए। बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, तू मत रो बेटा, तू तो जानती है अपनी बुआ जी का स्वभाव। बेटा, तुम एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ। नहीं बाबूजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, तुम इस तरह कब तक हम लोगों की सेवा करते रहोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी को मजाक बना दिया है, अब तुम भी अपनी जिंदगी को मजाक मत बनाओ। हमारा क्या है बेटा, हमारी थोड़े दिनों की जिंदगी है, हम काट लेंगे जैसे तैसे। बाबूजी, ऐसा मत बोलिए, मेरे पिताजी तो जा चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन मैंने आप लोगों को ही अपने माँ बाप मान लिया है। इन्होंने जाते जाते मेरे ऊपर आप लोगों की जिम्मेदारी देकर गए थे, अब इस तरह से मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ जाऊंगी भला? बेटा, मुझसे तेरी ये तकलीफ देखी नहीं जाती, मुझे बहुत दुख होता है तुझे इस हालत में देखकर। कहाँ तू इस घर में सजी धजी दुल्हन बनी आई थी, और 2 दिनों के बाद ही भगवान ने तुझे। बाबूजी, जो मेरे साथ हुआ वो शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था। भगवान ने मेरी फूल सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया है। बाबूजी, आप रोइए मत, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, आपको पता है ना।
बेटी, एक बाप भला अपने बच्चे को रोते कैसे देख सकता है? देखिए बाबूजी, मैं चुप हो गई ना, आप भी चुप हो जाइए, आप भी आंसू मत बहाइए। और बाबूजी, आप मुझसे बार बार ये मायके जाने की जिद मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी अपने मायके, बस बता दिया मैंने। अब ये घर मेरा है, अब मैं इसी घर में हमेशा हमेशा के लिए रहूंगी। बेटा, लोग तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती लोगों की बातें। बोलने दीजिए बाबूजी, लोगों का काम है बोलना। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो तो हो गया है, अब मैं उसे बदल तो नहीं सकती। ठीक है बेटा, तू आराम कर, मैं चलता हूँ। जी बाबूजी। मायके में भी जाकर मैं क्या करूंगी? वहाँ पर तो माँ की सेवा करने के लिए भैया भाभी हैं, यहाँ पर मेरी सास ससुर का तो कोई भी सहारा नहीं है। एक बेटा था, वो भी भगवान को प्यारा हो गया है। बेचारे माँ बाबू जी ने तो मुझे बहू नहीं बेटी समझकर लेके आए थे, अब मुझे अपनी बेटी होने का फर्ज निभाना है। और कोई भी बेटी इस तरह से अपने माँ बाप का साथ छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जिंदगी भर अपने सास ससुर का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलने दो, लोग क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदन काका जी, अरे आओ रमेश, बैठो। मदन काका जी, मैं आपके पास एक खास मकसद से आया था। अरे हाँ हाँ, बोलो रमेश। काका जी, क्या आप अपनी बहू की शादी करेंगे? ये क्या बोल रहे हो तुम रमेश? देखिए काका जी, आपकी बहू की अभी उम्र ही क्या है। बेचारी की खेलने खाने की उम्र में भगवान ने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। मैं तो कहता हूँ काका जी, अपने जीते जिया उसके हाथ पीले कर दीजिए। आप सोचिए, आप लोगों के जाने के बाद उसके क्या हाल होंगे, लोग उसे कैसे कैसे नज़रों से देखेंगे। आप लोगों के सामने तो लोग उसे क्या कुछ नहीं बोल देते हैं। आप अपना स्वार्थ त्याग कर उसके लिए सोचिए अब। नहीं नहीं रमेश, हम अपना स्वार्थ नहीं देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं वो खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो पगली है कि हम लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे बोला नहीं होगा? मैंने उससे बहुत बार इस बारे में बात की है। देखिए जी, हमें प्रिया को किसी न किसी तरह मनाना ही पड़ेगा। रमेश भैया एकदम सही बोल रहे हैं। बेचारी को ना जाने आए दिन लोग क्या कुछ नहीं बोलकर चले जाते हैं और चुपचाप रो लेती है वो। कौन सा रिश्ता लेकर आए हो रमेश, तुम बताओ मुझे। काका जी, लड़का इसी शहर का है और वो गवर्नमेंट सर्विस में है। बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार लड़का है वह। उसकी फैमिली में उसके माता पिता और एक बहन है बस। उन लोगों ने खुद आकर मुझसे ये बात कही है कि मैं आकर आपसे रिश्ते की बात करूं। देखो रमेश, बिटिया इस तरह तो नहीं मानेगी शादी करने के लिए। रमेश, तुम एक काम करो, पहले तो लड़के को हमारे घर में किसी न किसी बहाने से पहुंचाओ, लेकिन याद रखना ये बात बहू को पता नहीं चलनी चाहिए कि लड़का यहाँ क्यों आया है। लड़का यहाँ आएगा तो मैं उसे सारी बातें समझा दूंगा। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिया तो ऐसे मानने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। रमेश, चाय पानी तो पी लो। नहीं काका जी, मुझे दुकान जाना है, रास्ते में आपका घर पड़ा तो चलते चलते सोचा आपसे बातें कर लूँ। ठीक है काका जी, तो मैं शाम तक उस लड़के को पहुँचाता हूँ। हाँ बेटा। उर्मिला, कैसे मानेगी मधु, तुम ही बताओ। मानेगी जी, मैं बोलूंगी उससे, मानेगी वो। इस बार उसे मानना ही पड़ेगा। आती हूँ मैं। प्रिया बेटा। जी बाबूजी। बेटा आओ, इधर बैठो। बेटा, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी कंपनी में जॉब देखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। बेटा, उसी कंपनी में एक और लड़का काम करता है, वो कल तुम्हें लेने के लिए आएगा। लेकिन बाबूजी, मैं इस तरह किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जा सकती। अरे बेटा, वो अनजान नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, नेक लड़का है। उस पर नहीं तो कम से कम अपने बाबूजी पर भरोसा करो तुम। बाबूजी, आप मुझे पता बता दीजिए, मैं चले जाऊंगी ऑटो लेकर। बेटा, इसका मतलब तुम्हें अपने बाबूजी पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है बाबूजी, आप तो सब जानते हैं, लोग कितना क्या कुछ नहीं बोलते हैं। अरे बेटा, बोलने दो ना, लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहेंगे। तुम्हें अपने बाबूजी पर भरोसा है ना? हाँ हाँ बाबूजी, बिल्कुल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ तो बेटा, मेरी बात मान लो। बाबूजी, मान लो ना बेटा, तुम्हारे बाबूजी एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। हाँ, आ रही हूँ। जी, आप कौन? बेटा, मैं बताता हूँ, हमारी बात हुई थी ना बेटा, जिनके साथ तुम्हें ऑफिस जाना है। हाँ बाबूजी। ये वही है बेटा, इनका नाम अभय है और मेरी बेटी का नाम प्रिया है बेटा। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते। जाओ प्रिया बेटा, अभय के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी बाबूजी। आओ बेटा, बैठो। जी बाबूजी। देखो बेटा, अभी हमारी बेटी को कुछ भी पता नहीं है इस बारे में,
यदि उसे इस कंडीशन में पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। हाँ बाबूजी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। बेटा, रमेश ने तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी हैं, तो मैंने इसीलिए तुमसे इस बारे में बात की थी कल फ़ोन पर। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़े दिन एक दूसरे को जान लो, समझ लो। जब तुम लोग आपस में दोस्त बन जाओगे तो थोड़ा इन बातों को रखने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ बाबूजी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। प्रिया जी को मैं बहुत पहले से पसंद करता हूँ, बस बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने रमेश अंकल से इस बारे में बात की थी कल। हाँ बेटा, मुझे रमेश ने सारी बातें बता दी हैं। बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमारी बेटी का उजड़ा हुआ घर बस जाए। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख लगता है। उसे बिना सिंदूर बिना बिंदी के देखता हूँ तो मेरा एकदम मन विचलित हो जाता है। मुझे उसे सजे धजे एक सुहागन के रूप में देखना है बेटा। बाबूजी, आप एकदम चिंता मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आपने एक बेटा खोया है तो भगवान ने आपको दूसरा बेटा दिया है, वो दूसरा बेटा मैं बनूंगा आपका। धीरे धीरे करके प्रिया जी सारी बातों को समझेंगी, अभी उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ बेटा, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। एक बेटी का ब्याह कराना हर बाप का सपना होता है, लेकिन एक बहू का ब्याह, ऐसा दिन भगवान किसी बाप को ना दिखाए। उसे इस तरह देखकर मेरा मन बिल्कुल उदास हो जाता है। लोगों के ताने मेरी बेटी को दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं। क्या कुछ नहीं बोलते बेटा उसे लोग, लेकिन मेरी बेटी कभी भी जवाब नहीं देती है। बहुत अच्छी है बेटा मेरी बेटी। हाँ हाँ बाबूजी, आप सही बोल रहे हैं। मैं प्रिया जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानती। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज से उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। बेटा, तुमने तो हमारे ऊपर से बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। बाबूजी, मैं प्रिया के साथ साथ आपकी और माँ जी की जिम्मेदारी भी जीवन भर के लिए उठाने को तैयार हूँ। बेटा, तुम धन्य हो, भगवान तुम जैसी औलाद सबको दे। ये लीजिए अभय जी चाय। चलिए प्रिया जी, जल्दी कीजिए, हमें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक है अभय जी, मैं आ रही हूँ। बेटा, मेरी बहू का ध्यान रखना। हाँ बाबूजी, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। चलिए अभय जी। हाँ चलिए। ठीक है बाबूजी, हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा। अभय और प्रिया को एक साथ समय बिताते बिताते 6 महीने बीत चुके थे। अब वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। प्रिया के ससुर जी ये बात समझ गए थे कि अब सही मौका है प्रिया से बात करने के लिए। शायद प्रिया अब मान जाए शादी के लिए। प्रिया बेटा। जी बाबूजी। बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना बाबूजी। आओ बैठो बेटा पहले। हाँ बोलिए ना बाबूजी। बेटा, हम यहाँ तुम्हारी शादी की बात करने आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप लोगों को अच्छे से पता है मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा, हमारी खातिर तुम शादी कर लो। नहीं माँ, नहीं बाबूजी, मैं आप लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। यदि मेरी शादी हो गई तो आप लोगों की देखभाल कौन करेगा? मैं आपकी बेटी हूँ ना, क्या अपनी बेटी की एक बात नहीं मानेंगे आप? तुम हमारी बेटी ही हो, इसीलिए तो तुम्हारी शादी के लिए बोल रहे हैं हम। जब बेटी होशियार हो जाती है तो हर माँ बाप को उसकी चिंता हो जाती है शादी की। बस बेटा, इसलिए हम भी सोच रहे हैं हम तुम्हारी शादी कर दें। हाँ बेटा, हम लोगों की बात मान लो। ये सोचो बेटा कि हम तुमसे पहली बार कुछ मांग रहे हैं। हाँ बेटा, हमारी खुशी के लिए शादी कर लो तुम, हम तुमसे पहली बार कुछ मांग रहे हैं। बेटा, अभय एक बहुत अच्छा लड़का है। क्या माँ बाबूजी? अभय 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 सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है बाबूजी। मैंने उसे कभी इस तरह की नजरों से नहीं देखा है। हाँ बेटा, हम जानते हैं तुम्हारा चरित्र बहुत साफ है, लेकिन बेटा वो तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता है। तुम सिर्फ उससे जान पहचान बना सको, उससे मेलजोल बढ़ा सको, इसलिए हमने अभय को तुम्हारे साथ ऑफिस पहुंचाया था। वो ऑफिस अभय के पापा का है। वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, उसके घर वाले भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम ही बताओ बेटा, क्या अभय एक अच्छा लड़का नहीं है? तुम तो उसे 6 महीने से जान रही हो ना। हाँ हाँ बेटा बताओ। हाँ बाबूजी, अभय एक अच्छा लड़का है, लेकिन आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, हम सारी बात समझ रहे हैं। बेटा, अब हम लोगों की उम्र कहाँ जा रही है, तुम ये भी तो सोचो। हाँ बेटा, हम जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं। हाँ, पता नहीं कब हमारा बुलावा आ जाए, इसलिए बेटा हमारे जीते जी तुम शादी कर लो अभय से। अभय तुम्हें वो सारी खुशियाँ देगा जिसकी तुम हकदार हो। मेरी बात मान लो बेटा। बाबूजी प्लीज बाबूजी, मुझे आप लोग अपने आप से दूर मत कीजिए। मेरा कुछ फर्ज है आप लोगों के प्रति, मुझे निभाने दीजिए। आपके बेटे ने देश की सेवा के लिए अपना तन मन न्यौछावर कर दिया। मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, तो क्या मेरा इतना फर्ज नहीं है कि मैं उनके माता पिता की सेवा के लिए अपना जीवन बिता दूं? बेटा, हम तुम्हें अपने आप से दूर कहाँ कर रहे हैं। बेटा, हम तुम्हें अपने आप से दूर कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। तुम नहीं जानती बेटा, तुम्हें इस रूप में देखकर हम लोगों के दिल पर क्या बीतती है।
तुम्हारी उजड़ी हुई मांग, सूना माथा, सूना गला, खाली हाथ, खाली पांव कैसे लगते हैं हमें। हमारे दिल पर घाव करते हैं ये सारी चीजें बेटा। तुम नहीं जानती तुम्हें इस रूप में देखकर हम लोगों पर क्या बीतती है। ठीक है बाबूजी, आप लोग जैसा सही समझे। बेटा तुम नहीं जानती तुमने शादी के लिए हाँ करके कितनी बड़ी खुशी दी है हमें, और इस तरह कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। आज दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और अपने सास ससुर का प्रिया बहुत अच्छे से ध्यान भी रख पा रही है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी। इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।